भारत किस संगठन के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत ईयू ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ। भारत और यूरोपीय संघ 21 अगस्त से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत ईयू ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के नए उपाय खोजना है। चीन में होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 39। चीन में होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। चीन में 20 अगस्त से शुरू होने वाली बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत ने 39 खिलाड़ियों का दल भेजा है। बता दें कि अंडर 17 श्रेणी में इस दल का नेतृत्व श्याम बिंडी गणविले, जबकि अंडर 15 में तन्वी पत्री कर रही हैं। नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किसने किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा। नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन जेपी नड्डा ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने 19 अगस्त को नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए किस देश के रक्षा और विदेश मंत्री की मेजबानी करेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के लिए जापान के रक्षा किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा की मेजबानी करेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक कुमार सिंह। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार अशोक कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, खान मंत्रालय। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमित अंतिल। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में सुमित अंतिल को चुना गया है। भारत की पैरालंपिक समिति ने आगामी 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में देश के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। 25 वर्षीय पैराएथलीट सुमित अंतिल को उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहकों में से एक चुना गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका।
भारत और श्रीलंका देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति अभ्यास का 10वां संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक श्रीलंका के मदुरुओया में आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में हो रहा है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है जो 2012 में शुरू हुआ था। हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। हर साल सद्भावना दिवस राजीव गांधी जयंती पर मनाया जाता है। 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। यह दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है। हाल ही में खबरों में रहा MUDA घोटाला किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा मुड़ा घोटाला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अधिग्रहित निजी भूमि के लिए मुआवजा देने में संभावित अनुचित व्यवहार के लिए मुड़ा की जांच की जा रही है। आरोप सामने आए कि कर्नाटक के CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को एक प्रमुख क्षेत्र में 14 प्लॉट मिले, जिससे कानूनी और निष्पक्षता संबंधी चिंताएं पैदा हुई। 1904 में स्थापित मुड़ा मैसूर में शहरी नियोजन का प्रबंधन करता है और अधूरे भूमि अधिग्रहण के कारण कानूनी मुद्दों का सामना कर रहा है। वित्तीय समस्याओं और मुकदमों ने मुड़ा के लिए भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देना मुश्किल बना दिया है। 2020 में मुड़ा ने 50-50 अनुपात योजना शुरू की, जिसमें मुआवजे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधी विकसित भूमि मूल मालिकों को वापस दे दी गई। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सौर गांव लॉन्च किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सतारा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सतारा जिले में पहला सौर गांव लॉन्च किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सतारा जिले के मन्याचीवाड़ी में राज्य के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किया। राज्य सरकार का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने बिजली के बिलों को कम करने में मदद की है, जबकि मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत सौर पंप सेट के लिए 90 से 95% सब्सिडी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि अगले 1.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, जिससे किसानों को दिन के समय मुफ्त बिजली मिलेगी। MSEDCL की योजना प्रत्येक जिले के 2 गांवों को 100% सौर ऊर्जा प्रदान करने की है, जिसका विस्तार 70 से अधिक गांवों तक किया जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। हाल ही में खबरों में रहा रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। वन विभाग ने एडवेंचर रैली के दौरान रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 14 SUV मालिकों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। RTR राजस्थान के सवाई माधोपुर से 14 किलोमीटर दूर अरावली और विंध्य पर्वतमाला के जंक्शन पर स्थित है। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्यों में से एक है, जो 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कभी शाही शिकारगाह हुआ करता था। इस रिजर्व में रणथंभौर किला, चंबल और बनास नदियां और पदम तालाब जैसी झीलें सहित विविध परिदृश्य हैं।
ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट उस जगह को चिह्नित करता है जहां विंध्य का पठार अरावली से मिलता है। भारत में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। भारत और जापान के बीच तीसरी बैठक नई दिल्ली में 20 अगस्त को आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ 21 अगस्त से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत EU ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कपान कोंग 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 19 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया है। बता दें कि राकेश पाल ने पिछले वर्ष 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। पंकज आडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। थाईलैंड के राजा महा वाजीरालोंगकोर्न ने पेटोंगतार्न शिनावात्रा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। तीसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक। जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको और रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा सोमवार 19 अगस्त को नई दिल्ली पहुंचे। वे आज यानी 20 अगस्त को भारत और जापान दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता में शामिल हुए। इस बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया। 2+2 बैठकें दोनों देशों में से प्रत्येक के 2 उच्चस्तरीय प्रतिनिधियों विदेश एवं रक्षा विभागों के मंत्रियों की भागीदारी का संकेत देती हैं। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लिया। वार्ता में समुद्री मार्गों पर मुक्त आवागमन पर गंभीरता से विचार किया गया। जहां भारत का चीन के साथ जमीनी सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं जापान का चीन से समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देशों के लिए हाल के दशकों में चीन बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इससे पहले दूसरा भारत जापान 2+2 वार्ता सितंबर 2022 में जापान में आयोजित किया गया था। भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा नेपाल। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार 19 अगस्त को अपने नेपाली समकक्ष अर्जु राणा देउबा के साथ व्यापक चर्चा के बाद घोषणा की कि नेपाल भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। जयशंकर ने नेपाल के इस निर्णय को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा 5 दिवसीय भारत यात्रा पर भारत आई हैं। जयशंकर और देउबा के बीच हुई वार्ता एनर्जी व्यापार कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी। देउबा की पदभार ग्रहण करने के बाद पहली आधिकारिक विदेश यात्रा है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी है। चारों ओर से जमीन से घिरा नेपाल गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत पर बहुत अधिक निर्भर है। T20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा।
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 19 अगस्त को एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में समोआ और वानुआतू के बीच हुए मैच के दौरान यह रिकॉर्ड बना। डेरियस विसर ने मंगलवार को T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में वानुआतू के गेंदबाज नलिन निपिको के ओवर में 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। इस ओवर में 3 नो बॉल भी शामिल थीं, जिससे एक ओवर में सबसे ज्यादा 39 रन का नया रिकॉर्ड बन गया। पिछला रिकॉर्ड 36 रन का था। भारत के युवराज सिंह, वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड और निकोलस पूरन और नेपाल के दीपेंद्र एरी ने एक ओवर में 6 छक्के के साथ 36 रन बनाने का कारनामा कर रखा है। बतौर बल्लेबाज डेरियस विसर ने एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी ही की है। समोआ की राजधानी एपिया में खेले गए इस मुकाबले को समोआ ने 10 रन से जीत लिया। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। प्रधानमंत्री यूक्रेन से पहले 21 और 22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। इससे पहले मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर गए थे। यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में रोमानिया और मोल्दोवा से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 6,03628 वर्ग किमी है। 2021 में 41.6 मिलियन की आबादी के साथ यह यूरोप में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। देश की यूक्रेन राजधानी और सबसे बड़ा शहर कीव है। इटली में डूबा ब्रिटेन के बिजनेसमैन का याट। इटली में सिसिली आइलैंड के पास सोमवार यानी 19 अगस्त की सुबह बेसियन नाम का एक लग्जरी याट डूब गया। 184 फीट लंबी याट पर 22 लोग सवार थे। यह समुद्र में 50 मीटर की गहराई में मिला है। याट के मलबे की पहचान कर ली गई है। जहाज डूबने के बाद इसमें 6 लोग लापता हैं। लापता लोगों में ब्रिटेन के मशहूर सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन माइक लिंच और उनकी 18 साल की बेटी हैना भी शामिल हैं। बिजनेसमैन लिंच की पत्नी एंजेला बैकारेस को बचा लिया गया है। वे डूबे याट बेसियन की मालकिन थीं। याट पर मॉर्गन स्टेनली इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट जोनाथन ब्लूमर और उनकी पत्नी भी सवार थे। उनकी भी तलाश की जा रही है। हेलो दोस्तों, तो आज है 21 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।